मंजिल मरी कहाँ है, अभी तो बस हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया। जोरदार ताली मंत्री जी के स्वागत के लिए। अब मैं श्री दीपक सिंह महासचिव जी से अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। उद्बोधन के साथ करेक्शन है, प्रतिवेदन देने का कष्ट करें। परम आदरणीय माननीय मंत्री जी, हमारे बीच में हमारे सचिव आदरणीय श्री रिजवी सर आ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। निदेशक कोषागार हमारी सेवा के सम्मानित सेवानिवृत्त अधिकारीगण मैं बच्चन को ले जा रहा सेवा अन्य अधिकारीगण मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय, हर्ष का विषय माननीय मंत्री जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं और आप सबकी भागीदारी है। माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से संघ आभारी है। व्यस्ततम समय में से माननीय मंत्री जी ने समय निकाला और मुख्य बात यह है कि संघ के अनुरोध 26 अगस्त को सर आप समय दे दें। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया और 26 अगस्त ही समय दे दिया। महोदय ये परंपरा रही है कि पूरे कार्यकाल में तो हम आपसे निवेदन करते ही रहते हैं, लेकिन अधिवेशन के समय भी हम अपने कुछ कार्य, अपनी कुछ दुख, अपनी कुछ पीड़ा, कुछ अपेक्षाएं निवेदन के रूप में आपके समक्ष रखते रहे। सर 1947 से सेवा पार करके और 75 वर्ष पूरा करके जिस तरह से हमारे महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्षगांठ मना रहे हैं, इस अवसर पर आयोजित अधिवेशन का एक विशेष ही महत्व हो जाता है। और इन 75 वर्षों में विभिन्न शासनादेशों और वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो हमारे वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन हुआ है, उसमें कार्य करने में कुछ कठिनाई का अनुभव हो रहा है, जिसके लिए माननीय मंत्री जी हम आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जो यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से हमारी सेवा के हित में, हमारी सेवा के लाभ में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए, वित्तीय अनुशासन के लिए, वित्तीय प्रबंधन के लिए बहुत अनिवार्य बिंदु है। उनका पालन करने से, उनका क्रियान्वयन करने से न केवल वित्त सेवा ही आगे बढ़ेगी, परंतु प्रदेश का वित्तीय अनुशासन, वित्तीय प्रबंधन और बेहतर होगा। महोदय, इस समय की एक बड़ी समस्या, एक बड़ा बिंदु कह लीजिए हमारे लिए, हमारी सेवा नियमावली है 1992 की, जिसमें आरकारी सेवा 5400 से 6600 के लिए 8 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष इस तरह से निर्धारित है। महोदय, प्रदेश की हर सेवा में 5400 से 6600 के लिए 4 से 5 वर्ष की अवधि आरकारी सेवा के रूप में निर्धारित है, लेकिन हमारी सेवा में ये 8 वर्ष होने के कारण और फिर 6 वर्ष होने के कारण सेवा में अधिकारी उपलब्ध नहीं हो पाते। ऊपर के स्तर पर मनोबल भी गिरता है सेवा के अधिकारियों का, कि साथ के अधिकारी, बैच के अधिकारी जो अन्य सेवा के हैं वो ऊपर चले गए और हम अभी नीचे हैं। इसी के साथ महोदय एक और जुड़ी हुई समस्या है कि हमारे यहाँ सेवा नियमावली में ये व्यवस्था है कि
चयन वर्ष के प्रथम जुलाई को हर कार्य सेवा पूर्ण होनी चाहिए। महोदय, यदि 2 जुलाई को हमारी पदोन्नति का आदेश निर्गत होगा तो 2 जुलाई से अगले 30 जून तक जो सेवा होगी 11 माह 28 दिन की, वो अहर्कारी सेवा में नहीं गिनी जाएगी। फिर 1 जुलाई साल 10 साल 8 वर्ष की हरकारी सेवा की आवश्यकता है। फिर ये जो प्रथम जुलाई की शर्तें हैं, इसमें 9 साल 10 साल पे डीपीसी की प्रक्रिया शुरू होती है, कैरेक्टर रोज पूरे कराए जाते हैं, 10-10 साल लग जा रहे हैं, जिससे अधिकारी के मनोबल पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मुद्दे इसी के साथ 2014 में हमारा कैडर रिव्यू हुआ था और ऊपर के कुछ पदों के लिए हुआ, नीचे के पद का रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाया, जिसके कारण आज पिरामिडीय व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य नहीं कर रहे। पिरामिडीय व्यवस्था तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है, नीचे पद ज़्यादा हो गए हैं, बीच में पद कम हो गए हैं, ऊपर पद हो गए हैं। तो इस तरह से सर कैडर रिव्यू की बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे संवर्ग में है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा महाविद्यालयों में बजट के वॉल्यूम के दृष्टिगत विभिन्न विभागों में, कोषागारों में, मंडलीय कार्यालयों के पदों का, इन सब पदों के उच्चीकरण की आवश्यकता है। और विभिन्न विभागों में, अधिकरणों में, प्राधिकरणों में, निगमों में, परिषदों में जहाँ वित्त सेवा का संवर्ग नहीं है, जहाँ वित्त सेवा के अधिकारी नहीं है, सर वहाँ पद बनाए जाने की भी प्रदेश के हित में, प्रदेश के वित्तीय हित में, प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है। वित्त विभाग में सर विशेष सचिव के कम पद हैं, जबकि हमारी सेवा के कई अधिकारी वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर अनुरोध ये है कि जब हमसे काम लिया जा रहा है तो उसी के अनुसार हमको वहाँ पद भी दे दिया जाए। और एक विडम्बना सर ये है कि 10,000 ग्रेड पे के अधिकारी भी हमारे विशेष सचिव नामित हैं, 8900 ग्रेड पे के अधिकारी भी विशेष सचिव नामित हैं। सर अनुरोध ये है कि हमारे 10,000 ग्रेड पे के जो अधिकारी शासन में कार्य कर रहे हैं, उनको सचिव पद नाम अवश्य दे दिया जाए। इधर एक ये महसूस किया जा रहा है कि विभिन्न विभागों में शासन स्तर पर बजट को देखने के लिए वित्त विभाग का कोई अधिकारी नहीं, केवल एक वित्त विभाग है जिसके ऊपर सारा भार आता है। जैसे आवास है, वहाँ पूछा गया कि आप यहाँ वित्त नियंत्रक कौन है या वित्त कौन देखता है, कोई विशेष सचिव देखते हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो निवेदन ये है कि विभिन्न विभागों में बजट के वॉल्यूम को देखते हुए संयुक्त सचिव या विशेष सचिव बजट के पद उनको दिए जाएं, वित्त सेवा के अधिकारी बैठाए जाएं, जिससे बजट सही ढंग से, बजट का अनुमान सही ढंग से बन सके, उस पर और ज़्यादा कार्य हो सके और जो जनोन्मुखी हो और पारदर्शी हो। सर विभिन्न विभागों में हमारी सेवा के अधिकारी तैनात रहते हैं, लेकिन कुछ विभागों में तो लेखा का अलग संगठन है जो लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। वहाँ भी आंतरिक व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ में लिए रहते हैं और अपने ढंग से कर्मचारियों को, लेखा के कर्मचारियों को प्रभावित करते रहते हैं। तो निवेदन ये है कि जहाँ लेखा संगठन है वहाँ उसको वित्त नियंत्रक के नियंत्रण में किया जाए, और जहाँ नहीं है वहाँ स्वतंत्र लेखा संगठन बनाया जाए जो वित्त नियंत्रक के नियंत्रण में कार्य करे। और वित्त नियंत्रक एक कर्मचारी को ट्रेन करता है, उसको तैयार करता है, किसी कार्य के लिए कार्य सौंपता है, वो अच्छा कार्य करने लगता है तो विभाग के अन्य अधिकारियों को लगता है कि तो उनके हित में नहीं है, तो विभाग के हित में, तो वित्त के हित में, तो उसको वहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं। ये व्यवस्था से समाप्त करने का निवेदन है। इसी के साथ सर बजट नियंत्रण और भुगतान के कार्य
बजट की व्यवस्था दोहरी व्यवस्था चल रही है। कुछ बजट वित्त विभाग के अधिकारी देखते हैं और कुछ बजट को विभागीय अधिकारी को सौंप रखा गया है, जिनमें अनियमितता की संभावनाएं, गबन घोटाले की संभावनाएं बहुत रहती हैं। तो अनुरोध ये है कि बजट का पूरा नियंत्रण, पूरा कार्य, भुगतान आज ये सब वित्त सेवा के अधिकारियों को, जो उनका दायित्व है वो वित्तीय पुस्तिका के अंतर्गत, शासनादेशों के अंतर्गत कार्य करते हैं, ये उनको अनिवार्य रूप से सौंप दिया जाए। और इसके लिए सर आवश्यक ये है कि शासन स्तर से आदेश जारी हो, जिसमें कोषागारों को भी जाए, बैंकों को भी जाए। NIC भी जब सॉफ्टवेयर बनाने लगती है तो वहाँ विभागीय अधिकारी अपना मैनिपुलेशन करते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनता है जिसमें वित्त सेवा के अधिकारी को किसी तरह से किनारे करने की कोशिश की जाती है विभाग के द्वारा। तो ये जो निर्देश हो ये सभी के लिए हो, सभी पर बाध्यकारी हो, क्योंकि वित्त की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था सर आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में होता है। इसी तरह सर मंडल में और जनपद स्तर पर कई ऐसे कार्यालय हैं जहां हमारी सेवा का स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहां पर सारे कार्य हमारे कोषाधिकारी गणों को मार्क कर दिए जाते हैं, सौंप दिए जाते हैं। कोषागार में अपने ही इतने कार्य हैं कि उनका दायित्व निभाना और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है कोषागार से। ऐसे में पत्रावलियों में हमारे अधिकारियों को व्यस्त करना ये उचित नहीं है। इसलिए महोदय हम मांग करते हैं कि पहले अपर जिलाधिकारी वित्त का पद हमारी सेवा का था और मंडल में अपर आयुक्त वित्त तैनात हैं, अभी भी पद है। उसी तर्ज पर अपर जिलाधिकारी वित्त का पद हमको दिया जाए और जनपदों में जिन विभागों में हमारा स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ की पत्रावली से संबंधित जो प्रस्तुत किए जाने हैं कोषागार में और उनको चेक करने की, उनको हस्ताक्षर करने की व्यवस्था जो वित्त विभाग के अधीन है, सर ये वित्त विभाग के द्वारा किया जा सकता है। महोदय ये 5 बिंदु जो हमने बताए, ये यद्यप प्रत्यक्ष रूप से तो लग रहा है कि हमारी सेवा को बड़े लाभ पहुंचाने वाले हैं, लेकिन ये हमारा दायित्व बढ़ा रहे हैं, हमारा कार्य बढ़ा रहे हैं, हमारी भूमिका बढ़ा रहे हैं और प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है सर। ये मील का पत्थर साबित होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं दावा करता हूँ। ये व्यवस्थाएं अगर की जाती हैं सर तो 2 वर्षों के अंदर आपको जो परिणाम देखने को मिलेगा वो विस्मयकारी होगा। इसके बाद कुछ बिंदु हमारे अपनी सेवा से है जो हमारी सेवा के बेहतरी के लिए, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा और हम अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से कर पाएंगे। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है अभियोजन की स्वीकृति। विभिन्न आपराधिक मामलों में CBCID की जांच हो, विजिलेंस की जांच हो, इस तरह की जांचें होती हैं। जनपदों में हमारे अधिकारियों को विभिन्न कमेटियों में रखा जाता है और उसके बाद जब नाम आता है, नीचे कोई जांच होती है तो नाम पढ़ के अभियोजन की स्वीकृति मांगी जाती है। इस विषय पर मैंने पुलिस विभाग के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात किया कि हमारे वित्त सेवा के अधिकारी का जितना दायित्व है वो आप निर्धारित कर दीजिए, उसके आधार पर आप अभियोजन कीजिए। आपकी चार्जशीट में जो आपने बनाई है उसमें अगर हमारे अधिकारी का सीधा कोई रोल है, कोई भूमिका है तो आप करिए। अब जो बिंदु ऐसे हैं, टेंडर के जो बिंदु ऐसे हैं जिनसे हमारे अधिकारियों का कोई मतलब नहीं है, जो आपके द्वारा निर्धारित किया जाता है, विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित किया जाता है, हमारे अधिकारी की कोई भूमिका नहीं, उस पर हमारा प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना है कि ये कोर्ट को निर्धारित करने दीजिए, 4 अधिकारी का नाम है, अगर एक अधिकारी का नाम हम छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उठाया कि अभियोजन की स्वीकृति हम संबंधित प्रशासकीय विभाग से मांगते हैं, तो ये प्रशासकीय विभाग का दायित्व है कि वो देखे। हम चार्जशीट भी भेजते हैं कि वो देखे कि आपका अधिकारी, विभाग का अधिकारी इसमें उत्तरदायी है कि नहीं है, जो चार्जेस फ्रेम किए गए उसमें किस सीमा तक उत्तरदायी है, किस सीमा तक उत्तरदायी है। सर इसका परीक्षण एक रिचुअल की तरह हमारे यहाँ शासन में हो जाता है, क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा इसका, वित्त के विशेषज्ञों द्वारा इसका परीक्षण नहीं होता है। तो अनुरोध है सर कि हमारी सेवा के अधिकारियों, निदेशक कोषागार या इस स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति बना दे जो इसका परीक्षण कर ले और इनकी संस्तुति को संज्ञान में रखते हुए शासन अंतिम रूप से अपना ले। यद्यपि कोरोना काल में भी शासन ने बड़ी तत्परता से, और आपका नेतृत्व ऐसा रहा है, आपका इकबाल ऐसा है
की पदोन्नति की कार्रवाइयाँ की और कल सर अभी 96 पदोन्नति कल की गई। संघ का बड़ा अनुरोध था शासन से कि 26 को हमारा अधिवेशन है, 26 के पहले किसी भी डेट पे आप पदोन्नति करवा दें। शासन ने पूरा आश्वासन दिया था कि 26 के पहले पदोन्नति करवा देंगे और शासन ने आपके नेतृत्व में सर ये कार्य पूरा कर दिया। हम इसके बड़े आभारी हैं। एसीपी के प्रकरणों में, पदोन्नति के प्रकरणों में ये आवश्यक है कि जो समय निर्धारित है जुलाई और जनवरी में, उसमें बैठक जरूर करा ली जाए, समिति की बैठक करा ली जाए और 2 लोगों को एसीपी सूचित होनी हो, 4 लोगों को एसीपी सूचित होनी हो। हम लोग विभिन्न विभागों में तैनात हैं और इसी तरह विभागों में काम करते हैं। कम से कम 2 बार तो इसकी बैठक जरूर करा लेनी चाहिए। ये महोदय आपसे हमारा अनुरोध है। सर एक समस्या, एक अजीब से भ्रम की स्थिति विगत कई वर्षों से बनी हुई है कि हमारे वित्त नियंत्रक का पदनाम 8700 ग्रेड पे भी है, 8900 में भी है, 10,000 में भी है। जब मैं 8700 ग्रेड पे में तैनात था और वित्त नियंत्रक था, उस समय भी विभाग के लोग या विभागाध्यक्ष जिस विभाग में तैनात रहते थे कि अरे भाई आपके ही मित्र होंगे, कह दीजिए, चिकित्सा में कह दीजिए, पुलिस में कह दीजिए। तो उनको बताना पड़ता था कि नहीं, हमारे मित्र नहीं, हमसे 9 बैच सीनियर है, पदनाम एक है। सर इसमें कोई वित्तीय भार भी नहीं आना है और करपत्र प्रार्थना आपसे सर कि इसमें संशोधन करवा दे सर। 8700 वित्त नियंत्रक, 8900 प्रमुख वित्त नियंत्रक या अपर निदेशक वित्त और 10,000 सर निदेशक। सर इधर हमारी मांग भी रही है और कई ऐसे इशू भी आए हैं जिसमें ये बताया गया कि निदेशक कोषागार, आंतरिक लेखा, पेंशन, ये बड़े महत्वपूर्ण पद है। इसी प्रकार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कई ऐसे हैं जहाँ पे उच्च स्तरीय अधिकारी तैनात किए जाते हैं। मतलब जब शासन मानता है, प्रशासन मानता है, सभी इसको स्वीकार करते हैं कि ये पद बाकी पदों से कुछ अलग है, तो इसमें हमको महानिदेशक का पद दे दिया जाए सर। ये जो 4 हमारे थी, हमारे निदेशक कोषागार, निदेशक पेंशन और आंतरिक लेखा, 3 महानिदेशक और 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पद, उससे सामान्यतः सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में है। सर एक मांग सर हमारी पहले से आती रही है और सर आपकी कृपा भी हुई है। 8700 और उससे ऊपर के ग्रेड पे के अधिकारियों को सचिवालय में अस्थायी प्रवेश पत्र दे दिया जाता है। लेकिन सर अब स्थिति ये है कि इस समय 7600 के भी अधिकारी, 6600 के भी अधिकारी, हमारे कोषाधिकारियों को भी शासन में बुलाया जाता है, ब्रीफ करने के लिए बुलाया जाता है विभिन्न समितियों के समक्ष। यद्यपि वो बोलते नहीं, लेकिन तथ्यों को बताने के लिए उनको बुलाया जाता है। विभिन्न निदेशालयों में जो 5400 के अधिकारी तैनात हैं, उनको विभिन्न बैठकों में कार्य इस तरह से बढ़ गया है। सरकार की जो नीति है कि जन जन तक पहुंचना है, तो उसमें हमारे दायित्व नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक सब में बढ़ गए। इससे अनुरोध है कि नियमावली में ये संशोधन करवा के पास की और हमारे सभी अधिकारियों को सचिवालय पास अस्थायी पास व्यवस्था कर दीजिए। सर देश में हमारे जो अधिकारी तैनात हैं, जो 5400 और 6600 के अधिकारी हैं, जिलों में जो तैनात हैं, उनकी विभागों में स्थिति ये है कि कई विभागों में तो बैठने की जगह नहीं मिलती और बरामदे में अलमारी लगा के घेर के उनको लेखाधिकारी बना दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है सर। इससे हमारा भी मनोबल गिरता है, सरकारी कार्य भी प्रभावित होता है। जो कार्य के लिए आते हैं वो भी अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हैं, उनको लगता है कि तो बरामदे में बैठे हुए अधिकारी हैं। सर अनुरोध ये है कि जैसे शिक्षा भवन है, विकास भवन है, इन सब की तर्ज पर हमारा भी एक वित्त भवन बनवा दिया जाए। कोषागार में भी ये भवन बनवाया जा सकता है। इससे एक आधिकारिक रूप में बैठने का स्थान, समुचित स्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो जाएगा। सर हमारे सेवानिवृत्त अधिकारीगण जो लखनऊ में नहीं रहते, वो बाहर से
अपने सेवा काल के समय के विभिन्न कार्यों के संबंध में उनको शासन में आना पड़ता है, उनको मुख्यालय में आना पड़ता है। विभिन्न बिंदुओं पर हम भी उनके परामर्श के आकांक्षी रहते हैं, तो इसलिए भी वो आते हैं, लखनऊ आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सर अनुरोध ये है कि ऐसे अधिकारियों के लिए FATI के गेस्ट हाउस में सर रुकने की व्यवस्था करा दी जाए। व्यवस्था ये हमारे साथ सेवानिवृत्त साथी हैं जिनके अनुभवों का लाभ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सर अभी सर आज आज़ादी के इस 75वें वर्ष में हम लोगों ने, संघ ने और सेवा के अधिकारियों ने 75 वर्ष से अधिक आयु के जितने हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, लखनऊ में आए हैं, कानपुर से आए हैं, उनका सर सम्मान किया गया है। ये अनुरोध है सर। सर अंत में तो एक बात कहना चाहूँगा कि जितने शासनादेश हमारे दायित्वों के लिए हैं, हमारे कार्यों के लिए हैं, ये बिखरे हुए हैं। विभिन्न विभाग अपने अपने ढंग से उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं और उनको सूचीबद्ध करते हैं कि शासनादेश में ये कहा गया, इस शासनादेश में कहा गया। अनुरोध ये है कि एक कमेटी बना के और हमारे जो दायित्व हैं, विभागों में जो कार्य हैं, जो अधिकार हैं, जो भी हैं, उनको एक शासनादेश में, एक समावेशी शासनादेश जारी कर दिया जाए, जिससे पूरी स्थिति हमारी विभिन्न विभागों में, सभी विभागों हमारा दायित्व निर्धारित हो जाए, हमारे अधिकार निर्धारित हो जाए। इसको अलग अलग उलट पलट के देखना पड़ता है। तो अब इस समय सर ये ऐसी स्थिति कि एक समिति बना के इसको सर स्पष्ट कर दिया जाए। जो अस्पष्टता है और जो विकास हुआ है, प्रक्रियाएं परिवर्तित हुई हैं, जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इन सबको देखते हुए सर इसको अपडेट कर दिया जाए एक शासनादेश। महोदय हम आपसे बहुत मांग कर चुके हैं और ये धृष्टता हम इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत समय आपके पास जाने का नहीं मिला। वो समय भी ऐसा नहीं था कि हम मांग लेके जाएं, लेकिन जब भी गए हों, चाहे वो ARDR के प्रकरण में गलत ढंग से कार्रवाई किए जाने का मामला रहा हो, जो संघ ने आपसे निवेदन किया आपने उसको मान्य किया। पदोन्नति के बाद तैनाती के विषय में सर आपका बड़ा आभार कि आपने अपना ही निर्णय संघ के उन अधिकारियों के अनुरोध पर फाइल मंगा के परिवर्तित किया। सर संघ ने सर अपने सदस्यों के लिए और सारे सदस्यों, सेवा के सदस्यों ने मिलकर भी सर अपने लिए कार्य किया और हम लोग करते रहते हैं। सर कोरोना काल में अधिकारियों के लिए व्यवस्था करना, दवाई की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, इस तरह की व्यवस्था करना, सिलेंडर खरीद के रखना, कॉन्सनट्रेटर खरीद के रखना, साथियों के सहयोग से, अपने सेवा के अधिकारियों के सहयोग से, इस तरह की व्यवस्थाएं भी सर संघ ने की, जिससे सरकार पर कम से कम भार आए, सरकार पर कम से कम बोझ आए। महोदय 5 वर्ष का आपका पिछला कार्यकाल, जिसमें हमें आपका आशीर्वाद मिला और हमारा सौभाग्य है कि पुनः आप वित्त मंत्री के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में हमको फिर मिले हैं। तो ये कुछ बिंदु महोदय आपके समक्ष रखा गया है। पूरी आशा है महोदय, पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत चर्चा न करके काफ़ी तो कहा जा चुका, हम आपका आशीर्वाद ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं। एक बार पुनः माननीय वित्त मंत्री जी का, सचिव सर का, निदेशक कोषागार महोदय का, सभी अधिकारीगणों का, अपने सेवानिवृत्त अधिकारीगणों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मीडिया के प्रतिनिधिगण भी हमारे बीच हैं, सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त धन्यवाद महासचिव महोदय। अब मैं हमारे सचिव महोदय मंजर अब्बास रिजवी सर मौजूद हैं, मैं धर्मेंद्र सर से अनुरोध करूंगा कि सर का स्वागत करें और दीपक जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्प, दीपक जी शॉल लीजिए। इसके पश्चात भिक्षा का
अनुमोदन, तत्पश्चात माननीय मंत्री जी का उद्बोधन होगा। पूजा रमन से अनुरोध है कि भिक्षा का विमोचन कराने का कष्ट करें। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। मंत्री जी के लिए स्वागत के लिए एक बार पुनः 2 लाइनें कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। माननीय मंत्री जी। उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिवेशन में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के सचिव, वर्तमान में वित्त सचिव श्री सैयद अब्बास रिजवी साहब, निदेशक श्री आलोक अग्रवाल जी, अध्यक्षता कर रहे श्री धर्मेंद्र वर्मा जी, उपाध्यक्ष श्री अभय जौहरी जी और महासचिव श्री दीपक सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज के इस अधिवेशन में विशेष रूप से आप लोगों की मांग पत्र रखने वाले श्री दीपक सिंह को हमने बहुत गंभीरता से सुना है। उनको तो दरअसल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत करनी चाहिए। आपने अच्छा अपना प्रतिनिधि चुना है, इसके लिए आपको भी बधाई। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा, इसलिए उनको भी बधाई। आवाज बढ़वाइए माइक के। हम सब जानते हैं कि सरकार हो चाहे संगठन हो, अगर वित्तीय अनुशासन, वित्तीय व्यवस्था ठीक है तो सब कुछ ठीक माना जाता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों ने वित्तीय अनुशासन भी कायम किया और बेहतर तरीके से वित्तीय प्रबंधन भी किया। हम आपको विशेष रूप से बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो वर्तमान ख्याति बनी या जो पब्लिक परसेप्शन बदला है पिछले 2017 के बाद से, उसमें आप लोगों का बहुत सराहनीय, बहुत महत्वपूर्ण, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने हर परिस्थिति में वित्तीय अनुशासन और वित्तीय प्रबंधन कायम रखा। इसके लिए विशेष रूप से भी मैं आपके प्रयासों की सराहना भी करता हूँ। टेक्नोलॉजी का युग है, हम हर तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो ई पेमेंट हो, ई कुबेर व्यवस्था हो, ई पेंशन हो, या विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनोपयोगी और पारदर्शी व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने में भी आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसके लिए भी हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं। अभी आपके प्रतिनिधि कह रहे थे बजट की वाली बात, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बजट तो
शासन में बैठे लोग ही तैयार करते हैं। कहीं कभार हो सकता है विभाग के कुछ लोगों से सहयोग लिया जाता हो, लेकिन पिछले कई वर्षों से जब से मैं विभाग से जुड़ा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से मेरा अनुभव यही है कि बजट की व्यवस्था तो आप ही के लोगों के माध्यम से होती है, क्योंकि बजट अनुमान तैयार करने में, आय व्यय संबंधी आंकड़ों में, पेंशन प्रकरणों में और तथा तमाम जितने भी हमारे लाइबिलिटीज़ हैं उसको निस्तारण करने में सबसे ज़्यादा इस बात को ध्यान भी रखा गया है। कोरोना काल में भी आपके अधिकारियों ने हर प्रकार से सहयोग भी किया। अभी जिसका जिक्र हमारे श्री दीपक सिंह जी ने यहाँ मंच से किया, उसके लिए मैं पहले से ही धन्यवाद भी दे चुका हूँ और बधाई भी। हमारा लक्ष्य $1 ट्रिलियन का है। हालांकि जो नीति आयोग की जो टीम आई थी वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे और हम उनसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम उनसे ज़्यादा आशावादी हैं। जो काम वो 2030 तक कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि 2027 तक पूरा हो जाए और इसके लिए हमने एक कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया है और लगातार आज भी अभी 12:30 बजे उनका प्रेजेंटेशन भी है। हम लगातार, हमारी ये कोशिश ये है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए, उसी के अनुरूप हमने उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो लक्ष्य रखा है उसके अनुरूप हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और हमारी हर कोशिश होगी कि हम, चाहे वो हमें इन्वेस्टमेंट कितना ही प्रयास करके लाना पड़े, उत्तर प्रदेश का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर भी स्थिति बेहतर हुई है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर स्तर पर सुधार दिखाई पड़ता है और ये मैं नहीं, ये पब्लिक परसेप्शन ये है। और मैं समझता हूँ कि लोक दृष्टि सबसे बड़ा मानदंड होता है किसी भी व्यवस्था के आकलन के लिए, और आज पब्लिक परसेप्शन यही कहता है कि इस सरकार ने पहले के मुकाबले में बेहतर काम किया, जनता का विश्वास पुनः अर्जित किया और उसी आधार के ऊपर जो लोग पहले के कार्यकाल में बेरिंग लगाकर अपनी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाना चाहते थे, आज वही लोग एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर तत्पर हैं और लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं। अभी सरकार के आने के बाद भी 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रधानमंत्री जी के हाथों से 3 जून को संपन्न हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त सेवा के अधिकारी अपनी पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए जो तैनाती विभागों में, कार्यालयों में, वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन के लिए जो विशेष रूप से हमने अपेक्षा की है उसके अनुरूप प्रयास भी करेंगे। कार्यालयों में वित्तीय प्रबंधन बेहतर हो और उसी से हमारी ख्याति भी जुड़ी है। पब्लिक परसेप्शन ज़्यादातर सही बनता है क्योंकि हम सब लोग अपने कार्य के आधार पर ही पहचाने जाते हैं। हम बेहतर परिणाम देंगे, बेहतर व्यवहार करेंगे तो हमारी ख्याति भी उसी के अनुरूप बनेगी। हमारा आचरण और व्यवहार भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि हर दृष्टि से हम हेल्पिंग एटीट्यूड के आधार के ऊपर हम अपने कार्य और व्यवहार को आगे बढ़ाएं, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। आप लोगों ने जो बातें अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कही हैं, आज ही बल्कि कल शाम को प्रमोशन हो गया था, कल मैं बाहर था, आज मैं जैसे ही आया तो वैसे ही मैंने टेलीफोन से ही सहमति दे दी थी कि जो 6600 से 76 जो प्रोन्नति की बात थी उसको कल शाम को ही मैंने फ़ोन पर कह दिया था, इसको जारी करवा दें। और हम समझते हैं ये भी अपने आप में आज इस अधिवेशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
में से 6600 से 7600 के ग्रेड के ऊपर लगभग 100 लोग प्रमोशन पा रहे हैं। श्री सरयू प्रसाद मिश्रा जी बराबर आपके हितों के लिए संरक्षण करते रहते हैं और बराबर इस बात के लिए कोशिश भी करते हैं। आपने जो मांगे रखी पदों के उच्चीकरण के बाद पदों का नामकरण 8700, 8900, 10,000 का जो वित्त नियंत्रक का पद है उसका नामकरण करना, जो निदेशक का पद है उसको महानिदेशक के रूप में परिवर्तित करना, और जिस प्रकार से प्रोसिक्यूशन की बात आपने कही है क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल जब तक न हो जाए तब तक हम लोग कोशिश करते हैं कि उस जनरल फाइल पर, ऐसी फाइल पर हम दस्तखत न करें, क्योंकि खास तौर से किसी भी निर्दोष व्यक्ति भी हो और उसका नाम कहीं आ जाए तो उसको अपने आप के बचाने में एक तो मानसिक उत्पीड़न भी होता है, टेंशन में भी रहता है और उसका उसमें पैसा भी खर्च होता है, और जब डिस्टर्बेंस होता है उसकी मनोस्थिति काम की नहीं रहती, वो हमेशा परेशान मनोदशा में रहता है और व्यथित मानसिकता का व्यक्ति तरक्की की बात न तो सोच सकता है न कर सकता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन हम आप लोगों से एक अपेक्षा जरूर करते हैं कि चलती हुई फाइल के ऊपर बिना देखे जहाँ दस्तखत करने की बात आए, दस्तखत करने से पहले उस टिप्पणी को देखना जरूर चाहिए। अगर बिना देखे टिप्पणी का दस्तखत करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हैं। अगर रूटीन वे में आप दस्तखत करेंगे, आप कहोगे हम इतनी फाइलें कैसे पढ़ें, चाहे कुछ भी हो, दस्तखत करने से पहले उस टिप्पणी को देखना जरूर चाहिए जिसमें आप प्रभावित हो रहे हैं। और अगर नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन हम जानबूझकर किसी लोगों को फंसाना नहीं चाहते या जनरल रूटीन वे में किसी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर दें, उसका दस्तखत अगर होंगे कहीं, ऐसी परिस्थिति में कई मामले हैं, हम उनमें जरूर चाहेंगे कि उसमें भी तेजी आए, चाहे वो कोषागार का हो, चाहे स्टाम्प का हो, कई मामले ऐसे पुराने हैं। लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की न तो कोई मंशा है और न ही कोई ऐसी उसमें कोई मज़ा आता है कि भाई किसी आदमी को परेशान किया जाए बिला वजह। हम खुद भी इसके कायल हैं और मैं जिस प्रोफेशन से संबंधित रहा हूँ उसमें ख़ास तौर से अगर बिना एविडेंस के, कोई एविडेंस अगर नहीं है तो उसको कोई फंसाने का सवाल पैदा नहीं। बहरहाल आपकी जो मांग पत्र है, मैंने कुछ बिंदुओं को नोट किया है, सब बातों का यहाँ पर उल्लेख करना, कैडर रिव्यू के बाद, पदों के उच्चीकरण के बाद, मैंने सभी चीज़ों को संज्ञान लिया है और हमारी कोशिश ये होगी कि हम नियमावली में संशोधन से लेकर कैडर रिव्यू तक जो भी बातें आपने उठाई हैं उसको आगे बढ़ाएं। यहाँ पर 2-3 शेर पढ़े गए, एक शेर को मैं सुधार दूं। शेर ये है कि जब तक कि मैं बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। और मैं अपनी बात भी 2 लाइनों से समाप्त करूंगा कि मंजिल मुझे मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। अब मैं अध्यक्षीय भाषण से पहले मोमेंटो देने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा दीपक सिंह जी से, कृपया सर लोगों को, माननीय मंत्री जी को मोमेंटो देकर स्वागत करें।
अब मैं पूजा से अनुरोध करूंगा कि सचिव महोदय को मोमेंटो देकर स्वागत करें। धर्मेंद्र सर।